अब की बार किसका उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और आइए अब ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करते हैं और बात होगी उम्मीदवारों पर। घमासान लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में, आप देख ही रहे हैं। और कल समाजवादी पार्टी ने यूपी में 159 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें सामाजिक समीकरण पर पूरा ध्यान दिया गया है। सामाजिक समीकरण बनाने में अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत की है। सूची में पिछड़ों पर दांव लगाया गया है। वहीं यादव मुस्लिम MY फैक्टर का भी पूरा ध्यान रखा गया है इस लिस्ट में। पार्टी ने जेल में बंद आजम खां को रामपुर और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को स्वार से मैदान में उतारा है। इसके अलावा बीजेपी से आने वाले विधायकों को भी टिकट दिया गया है, जबकि कुछ विधायकों की सीट भी बदली गई है। 159 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई। पहली सूची में ऊंचाहार से मनोज पांडे को टिकट दिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट से बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। और वहीं बीजेपी की अगली लिस्ट को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों से मैराथन बैठकें लगातार चल रही हैं, लेकिन फैसला कोई नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज दिल्ली में फिर कोर कमेटी की बैठक होगी, लेकिन एसपी की लिस्ट पर बीजेपी हमलावर है। उनका कहना है कि अखिलेश यूपी में फिर से गुंडाराज लाना चाहते हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या इस बार फिर यूपी चुनाव अपराध युक्त ही होगा। आइए सबसे पहले सुनते हैं एसपी लिस्ट पर दोनों पार्टियों का क्या कुछ कहना है। और श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट जारी की है, उसके आधार पर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को शर्मसार करने का काम किया है। जब उन्होंने 2012 में सरकार बनाई थी तो उन्होंने कई प्रकार की योजनाओं की नींव रखी थी। उन नींव में से एक थी उत्तर प्रदेश में दंगा योजना, एक लूट योजना, एक कब्जा योजना, एक माफिया योजना, एक भ्रष्टाचारी योजना। और उस योजना के जो उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, जो चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों, चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो, उन सब को आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है। और मैं यह मानता हूं कि जो श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी गठबंधन यह कहती थी कि यह नई सपा है, मैं कहता हूं कि ये नई नहीं, ये वही सपा है। एक बात साफ होती जा रही है, जो हम लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खां उनके बेटे हों, उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं, वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे, और इसलिए वो टिकट अपराधियों को दे रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी ने सूची दी है बहुत ही कष्टकारी है। आज गैंगस्टर के अपराधी, रासुका के अपराधी, दंगाई, बलवाई, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, और भारतीय दंड संहिता की ऐसी कोई धारा नहीं बची जिसके तहत अपराधियों को उन्होंने टिकट न दिया हो। करना क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में? मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से यही विनती करूंगा कि वो धैर्य रखें, और 10 मार्च को जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम 300 से अधिक सीटें जीतने वाले हैं। मौसम बिगड़ता भी हूँ। 2017 में मैंने भारतीय जनता पार्टी का मौसम बनाया था, बहुजन समाज पार्टी का मौसम बिगाड़ा था। 2022 के चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी का मौसम बिगाड़ रहा हूं और समाजवादी पार्टी का मौसम बना रहा हूं। अब भाजपा की विदाई होगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, उनको केवल भारतीय जनता पार्टी को 3 ही कैंडिडेट दिख रहे हैं, और जबकि कितनी बड़ी सूची समाजवादी पार्टी ने जारी की है। ये भाजपा के लोग चुनाव में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, बंटवारे की बात, नफरत की बात, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास अपना कोई काम गिनाने को नहीं है। बीजेपी के जितने भी मंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सब समझ रहे हैं कि 10 मार्च के बाद उनकी असली जगह कहां है।
बड़े नेताओं के बयान आपने सुने कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट आने के बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी यूपी स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। स्वागत है आपका राकेश जी। समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे दो सहयोगी राजीव रंजन आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं लखनऊ से, और दिल्ली से कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर ही हैं। लेकिन सबसे पहले राजीव मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है के जरिए आप हर एक समीकरण, हर हालत, हर बयान, हर चीज को दिखा रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है उसका आईना आप दिखा रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी की लिस्ट राजीव आती है 159 कैंडिडेट की, जिसमें पिछड़ों को भी साधा गया है, MY फैक्टर भी नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी का कुछ और ही कहना है। बीजेपी कह रही है कि लिस्ट नहीं है, अपराधी वही है, नई नहीं, ये वही सपा है, पुरानी सपा है। इसका क्या मतलब है राजीव? देखिए विपनेश, कुल मिला के 159 सीटें समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए और 33 उसमें रालोद के भी आप जोड़ दें तो कुल 192 उम्मीदवार सपा रालोद गठबंधन के अब तक घोषित हो चुके हैं। 192 उम्मीदवारों में अगर आप अलग अलग तरीके से देखें तो 1/3 सीट, करीब 50 सीटें MY समीकरण को, मुसलमानों को और यादवों को दी गई हैं। अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो आधे से ज़्यादा टिकट बैकवर्ड्स को दिए गए हैं। जातिगत समीकरण का ध्यान खूब रखा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सूची पर सवाल उठाए हैं। वो सवाल नाहिद हसन पर है क्योंकि उन पर गैंगस्टर है, वो जेल में है, पहले चरण का मतदान होना है और पहले ही वो कैंडिडेट हैं जो कैराना सीट जिसको लेकर के इतनी चर्चा है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह से लेकर सारे नेता जाते हैं और कैराना से लेकर पडरौना तक कैराना का जिक्र चुनाव में किया जाता है। पिछली बार भी किया गया था लेकिन कैराना की सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। वहाँ के लोगों ने नाहिद हसन को ही जिताया और वही 2 बार से विधायक हैं। एक तरफ तो वो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के माननीय विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के लिए 2 बार के माननीय विधायक हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए वो गैंगस्टर और जेल में बंद एक अपराधी हैं या अपराधी चरित्र के व्यक्ति हैं। अब इसका फैसला कौन करे? इसका फैसला अदालत कर सकती है और अदालत से भी बड़ा कहते हैं कि जनता की अदालत करती है। तो इस बार का कैराना का चुनाव परिणाम ये बता देगा कि नाहिद हसन लोगों के दिल में दरअसल क्या है, वो गैंगस्टर है या नेता है। दूसरी बात आती है कि आजम खान जो जेल में पिछले 2 साल से ज़्यादा वक्त से बंद हैं, उन पर मुकदमों की इतनी लंबी फहरिस्त है जो हिंदुस्तान में किसी सियासी शख्सियत पर नहीं है। 100 से ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर भ्रष्टाचार से लेकर हर तरीके के मुकदमे उन पर दर्ज है। वो मुकदमे तब दर्ज हुए हैं जब निजाम बदला है, सरकार बदली है। इसके पहले की सरकारों में 4 बार वो कैबिनेट मंत्री, सूबे में दूसरे मुख्यमंत्री की हैसियत रखने वाले व्यक्ति थे। तो अब कौन सा उनका बायोडेटा सही है, पिछला वाला सही है कि ये वाला सही है, ये भी शायद जनता और अदालत ही तय करेगी। तीसरी बात, स्वार से अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया, जेल से अभी 3-4 दिन पहले वो निकले हैं। इन्हीं तीन नामों को भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा टारगेट कर रही है। मज़ेदार बात ये है विपनेश कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट देखें तो उसमें भी ऐसे लोग हैं जिन पे मुकदमे दर्ज है। मैं नाम अगर गिनाना चाहूँ, संगीत सोम है मेरठ के, उन पर भी मुकदमे दर्ज हैं और भी दूसरे विधायक हैं। मज़ेदार बात इसमें यह है कि समाजवादी पार्टी से जो लोग भाजपा में गए हैं वो सारे लोगों को भाजपा ने भी टिकट दिया है, दे रही है। और जिन लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है, कल ही समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने ज्वाइन किया है, 2 विधायकों ने इनफैक्ट, 2 ने छोड़ा है, 1 ने ज्वाइन किया, उनको भी टिकट का भरोसा दिया गया। जो समाजवादी पार्टी में कल तक था वो अपराधी प्रवृत्ति का है, वो सांप्रदायिक प्रवृत्ति का है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हरिओम यादव जो मुलायम सिंह यादव के रिश्ते में संदिग्ध रखते थे, 3 दिन पहले पार्टी ने उनको ज्वाइन कराया, फिर उनको टिकट दे दिया। जब वो सपा में थे तो परिवारवाद के लंबरदार थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो राष्ट्रहित में काम करने वाले नेता हो गए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी को भी घूम फिर के उन्हीं चेहरों पर विश्वास जताना पड़ रहा है जिनकी छवि दागी है, क्योंकि इनको सीट चाहिए, इनको संत नहीं चाहिए, इनको सीट किसी भी तरीके से, इनको लगता है कि ये बाहुबली, ये ताकतवर आदमी अगर सीट निकाल सकता है तो उस पर ही भरोसा दिया जाए। इसीलिए पुरानी सपा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन बात वही है कि 7-8 लोग ऐसे हैं, अगर लिस्ट आप देखें, जो भारतीय जनता पार्टी से अभी निकल करके अभी 15 दिन के भीतर, इसी जनवरी महीने में 7-8 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है। जब वो उधर थे तब वो कुछ और थे, वो इधर है तो कुछ और है। जो इधर है
वो तब कुछ और थे, उधर चले गए तब कुछ और है। तो ये सब चुनाव के समय ये सब बातें, धर्म सिंह सैनी योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तब वो बहुत नगीना हुआ करते थे। अब वो समाजवादी पार्टी में आ जाएं तो नमूना हो जाएं। तो आदमी वही है, चुनाव चिन्ह बदल जा रहा है, उसकी पहचान बदल जा रही है। अब 159 उम्मीदवारों के 159 उम्मीदवारों के और 192 उम्मीदवारों में अगर आप देखें तो 38, मेरी समझ से 36 मुस्लिम उम्मीदवार है। तो ये अगर आप दूसरी तरीके से देखें तो 20% मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 20% के आसपास ही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो अगर जनसंख्या के लिहाज से समाजवादी पार्टी और रालोद की प्रत्याशियों की लिस्ट देखेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये तो देश की रियलिटी कि इस देश में 20% मुस्लिम मतदाता या मुस्लिम जनसंख्या है, तो उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। समाजवादी पार्टी ये कह सकती है कि उन्होंने किया है, लेकिन सबका साथ सबका विकास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो लिस्ट जारी की है उसमें 20% मुस्लिम जो जनता है या मतदाता है उसका एक भी टिकट मुझे तो अभी दिखाई नहीं दिया, न याद पड़ रहा है। अब देखना होगा कि 403 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कितने मुस्लिमों को टिकट देती है, और मुसलमान अगर 20% हैं तो उनका सबका साथ सबका विकास में कितना टिकट मुस्लिमों को देती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट है उसमें दागी चेहरे हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जो बाहुबल वाले छवि के हैं, ऐसे लोग हैं जो दबंग छवि के हैं, ऐसे लोग हैं जिन पर सपा शासन के दौरान जातिया करने का आरोप लगा है, ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से कानून व्यवस्था पर कई बार समाजवादी पार्टी के सरकार में सवाल उठाए गए। वो सवाल भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है, लेकिन बात मेरी सिर्फ यही है कि अगर जो इधर से पाला बदल के उधर जा रहा है, उधर से बदल के इधर आ रहा है, तब दोनों पार्टियां सहूलियत के हिसाब से वोट टिकट दे रही हैं। लेकिन जब दूसरी बात यह भी है कि अगर आप देखें ये 159 सीटों में से अखिलेश यादव ने बहुत टिकट टेबल के नीचे से कब किसको दे दिया पता ही नहीं चला, और बाद में अभी आपको याद होगा कि परसों ही हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने अखिलेश यादव से सीधा ये सवाल किया था कि आप टेबल के नीचे से क्यों दे रहे हैं टिकट, क्यों, ये कौन सी रणनीति है कि जिसमें आप छुपा रहे हैं देने के लिए। तभी उन्होंने कहा था कि हमारी रणनीति का हिस्सा है, और उसके 24 घंटे के भीतर ये लिस्ट सामने भी आ गई। तो एक बात तो और है कि समाजवादी पार्टी क्या अपने उम्मीदवारों के नाम छुपाना चाह रही थी, क्या ये नाम छुप सकते थे, या उसे अंतर्कलह का डर था कि जिन टिकटों का बंटवारा उन्होंने कर दिया है, अगर उसमें अभी देखना ये भी होगा कि 159 सीटों के जो उम्मीदवार घोषित किए गए इसमें कितने के टिकट बदलते हैं, कितने दबाव और तनाव की राजनीति चलती है। तो आधे टिकट, मैं कहूँगा कि आधे टिकट सपा रालोद गठबंधन ने अभी अपने जाहिर कर दिए है, आधे उनके बाकी हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनकी लिस्ट पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ऐसा हमला बोला है जिससे कि राजनीति आने वाले दिनों में और गर्म होगी। ठीक है राजीव, आप बने रहे मेरे साथ। कुमार गौरव मैं आती हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई, उसके बाद मेहमानों का रुख करूंगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी के संकल्प पत्र में मथुरा का जिक्र, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। राम मंदिर और काशी कॉरिडोर की तरह सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप से प्रदान करने का संकल्प होगा। किसानों के बिजली बिल को लेकर बड़ी राहत की घोषणा की जा सकती है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 24 आपको दे रहा है। देखिए क्या क्या एजेंडे में शामिल होगा, घोषणा पत्र में शामिल होगा, क्या वादे उत्तर प्रदेश से इस बार संकल्प पत्र में बीजेपी करेगी, वो सूत्रों के हवाले से पहले ही सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 24 आपको दे रहा है। कुमार गौरव, तो राम मंदिर, काशी, अयोध्या, उसके साथ मथुरा का भी जिक्र होगा। किसानों को बिजली बिल पर राहत मिल सकती है, छूट मिल सकती है, तमाम बड़े वादे बीजेपी करने जा रही है। देखिए, जाहिर तौर पे बीजेपी का संकल्प पत्र जो है वो अंडर प्रोसेस है, अभी उस पर काम चल रहा है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उसमें यही है कि मथुरा का जिक्र इसमें प्रोमिनेंट तौर पे होगा, ज़्यादा स्थान दिया जाएगा। चूँकि राम मंदिर और काशी कॉरिडोर पे चर्चा उसमें रहेगी कि हमने ये किया है और आगे हमारे टारगेट में मथुरा है, उसको भी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थल के रूप में डेवलप करेंगे। इसके अलावा किसानों का मुद्दा है, बिजली बिल माफ़ करने का मुद्दा है, और इसके अलावा जो आज के जो मुख्य तौर पे जो बातें निकल कर आई है उसमें कि अभी मथुरा 27 तारीख को अमित शाह मथुरा की यात्रा पे होंगे, वहीं राजनाथ सिंह गाजियाबाद और बागपत की तरफ रुख करेंगे। तो
कुल मिलाकर अभी ये बीजेपी की तैयारी है। लेकिन इससे पहले आज सीईसी की बैठक है, जो लगातार अपराधी छवि और नेताओं की बात हो रही है टिकट देने की। देखिए, सपा हो या बीजेपी हो, सबके लिए विनेबिलिटी यानी जीत अगर आप सिक्योर कर सकते हैं तो बीजेपी आपको टिकट देगी। जिस पे मुकदमा दर्ज है उसको अपराधी नहीं माना जाता, कोई भी राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो। क्योंकि जब फर्स्ट लिस्ट 107 नेताओं की आई थी, 107 उम्मीदवारों की आई थी, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम था, उस 107 में से 37 उम्मीदवारों पे आपराधिक मुकदमा था। यानी अगर समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमा है जिसको उन्होंने टिकट दिया है, तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। 37 लोग, फर्स्ट लिस्ट में ही 37 लोगों के नाम पे आपराधिक मुकदमा दर्ज है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी की वेबसाइट है, बीजेपी फॉर उत्तर प्रदेश का जो वेबसाइट है, उसके वेबसाइट पे इस चीज़ का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं पहली क्राइटेरिया, कोई भी राजनीतिक दल हो, कितना भी अपने संस्कार की बात करे, परिवर्तन की बात करे, अलग सोच की बात करे, लेकिन पहली क्राइटेरिया विनेबिलिटी होती है कि अगर उम्मीदवार जीत सकता है, उस पर आपराधिक मुकदमे हैं, अपराधी घोषित नहीं हुआ है। जब तक अपराधी घोषित नहीं होता तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाता। ये सोचते हुए पार्टियां उनको टिकट देती हैं। और आज भी सीईसी की बैठक है, छठे और सातवें चरण के लगभग 115 सीटों पे अभी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होंगे, अमित शाह भी शामिल होंगे। 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी। अभी तक बीजेपी ने 197 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, बाकी बचे हुए पे बात हो चुकी है। लेकिन 115 उम्मीदवारों के नाम पे आज अंतिम मुहर लगेगी। साथ ही मणिपुर को लेकर भी 60 उम्मीदवारों के नाम पे अंतिम मुहर लगेगी। और आज या कल से आपको दिखने लगेगा कि बाकी भी फेजेज के भी टिकट्स जो है उम्मीदवारों के नाम बीजेपी जारी करना शुरू करेगी। उसके बाद और क्लैरिटी आएगी कि 107 में 37 लोगों का पे आपराधिक मुकदमा था, 380 के आसपास सीटें बीजेपी लड़ रही है, उसमें से कितनों के ऊपर आपराधिक मुकदमा है। जी ठीक है, आती हूँ। काफी देर से मेहमान इंतजार कर रहे हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो डॉक्टर अजीज खान, आज आपसे चर्चा की शुरुआत मैं कर रही हूँ। आप एक लिस्ट लेकर आए 159 कैंडिडेट की, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सपा का गुजारा नहीं है। वो सीधे तौर पर कह रही है ये नई नहीं पुरानी सपा है, नई लिस्ट जरूर है लेकिन अपराधी वही हैं। देखिए विपनेश जी, आज इनके पास बताने के लिए जो कुछ नहीं है, तो ये इस तरीके का सगुफा छोड़ रहे हैं। अभी मैं केशव प्रसाद मौर्य जी के स्टेटमेंट को सुन रहा था। आप देखिए, वो कह रहे थे साहब आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पहले वो अपने अपराध के बारे में बता दे। 8 आपराधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज थे। 4 मुकदमे वापस ले लिए, 4 अब भी बरकरार है। पहले अपना घर देखें। आज आप देखिए कि इन्होंने 197 लोगों की जो लिस्ट जारी की, उसमें देखिए 25% ऐसे लोग हैं जो आप गंभीर आपराधिक मुकदमों में लिप्त हैं। इसके पहले जो विधायक बने थे 2017 में, उसमें 114 लोग गंभीर आपराधिक मुकदमों में दर्ज थे, लिप्त थे कहीं ना कहीं। तो ये अपना घर नहीं देख रहे। ये 3 नाम लेकर के हमारे यहां जिस तरीके से उहापोह की स्थिति मचा रहे हैं, ये वाकई में बहुत दुखद है। वो भी राजनीतिक मुकदमा है। मैं कहना चाहता हूं, इनका चेहरा बेनकाब इस कदर हो गया है क्योंकि आज आप देखिए कि हमने दलितों को, पिछड़ों को एक मजबूत स्तंभ दिया है, इनको भागीदारी दी है, इनको तकलीफ हो रही है। इनके टिकट में देखें, इन्होंने जो घोषित किया है, इसमें एक विशेष जाति ठाकुरों को जिस तरीके से एक बड़ा वर्चस्व मेंटेन किया है, एक ज्यादा टिकट देकर के कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया इन्होंने कि पिछड़े और दलित विरोधी है। क्योंकि पिछड़ों का हक मारा इन्होंने, दलितों का हक मारा। आज पिछड़ों और दलितों की हिस्सेदारी इनकी सूची में नहीं है। क्यों? एक सवाल है बहुत बड़ा। और हमने देखिए दलितों को और पिछड़ों को एक बड़ी भागीदारी दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। लेकिन अभी देखिए लगातार इनके लोग कल से किस तरीके से तिलमिलाए हुए हैं जब से सूची हमारी देखी है, क्योंकि हमने हिस्सेदारी दी है। ये अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में नहीं बता रहे, ये तमाम तरीके का आरोप लगा रहे। ये कभी नंद किशोर गुर्जर की बात नहीं करते हैं, ये संगीत सोम की बात नहीं करते हैं, ये सुरेश राणा की बात नहीं करते। इनको कौन याद आ रहा? आजम खां साहब। वो आजम खां साहब जिन्होंने शिक्षा का मंदिर बनाया, एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। उस यूनिवर्सिटी में दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब पढ़ता है, किसान का बेटा पढ़ता है। और वो पढ़ करके जब आगे बढ़ेगा, नौकरी पाएगा, इनको तकलीफ होगी। एक शिक्षा का मंदिर बनाने वाले शख्स के ऊपर 120 मुकदमे इन्होंने दर्ज कर दिए, उनके साहबजादे के ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज कर दिए। कहीं ना कहीं ये शिक्षा के मंदिर जो बनाए गए उसके विरोधी है, शिक्षा के विरोधी है। ये नहीं चाहते लोग पढ़े लिखे। अगर पढ़ लिख लेंगे तो इनके कारनामों को जानेंगे लोग, इनके कारनामे उजागर होंगे। ये खुद इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, खुद इन्होंने कोई शिक्षा का मंदिर नहीं बनाया, खुद एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया। जब दूसरा शख्स बनाता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, फिर दोबारा आती हूँ आपके पास डॉक्टर अजीज खान। आज दोबारा आती हूँ सर आपके पास, एक एक करके जल्दी से रिएक्शन लेती हूँ। सतीश प्रकाश जी भी बीएसपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी जी,
डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं कि आपको लिस्ट में 159 में से 3 ही नाम नजर आ रहे हैं क्या? बाकी नाम क्यों छोड़ रहे हैं आप? और दूसरा, जो आपकी पहली लिस्ट आई है उसमें से 37 ऐसे नाम है जो मेरे सहयोगी कुमार गौरव कह रहे हैं कि उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, आपको वो नजर नहीं आ रहे? विपनेश जी, सबसे पहले तो मैं अखिलेश यादव जी को बहुत बधाई दूंगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी ने जब चुनौती दी तो उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और अपनी सूची जारी। लेकिन सूची जब जारी हुई तो स्पष्ट हो गया कि लिस्ट नहीं है, अपराधी वही। समाजवादी पार्टी ने जब अपनी पहली सूची जारी की थी तो पहली सूची में पहला नाम कैराना का रखा था और कैराना से नाहिद हसन उतारा। नाहिद हसन उस समय कोर्ट के आदेश से फरार थे, भगोड़ा घोषित, गिरफ्तारी उनकी हो गई, जेल चले गए उसके। नाहिद हसन को लेकर के समाजवादी पार्टी बैकफुट पर थी कि नाहिद हसन कैंडिडेट हो गया नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने उनकी बहन इकरा का भी साथ साथ में नामांकन करा दिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आपके डिबेट में भी मैंने पूछा था आपके सामने कि अभी नाहिद हसन के कैंडिडेट है या नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दाएं बाएं झांक रहे, लेकिन कल इन्होंने ऑफिशियली फिर से स्वीकार कर लिया कि हाँ, नाहिद हसन कैराना से इनके कैंडिडेट हैं। सीटर, गैंगस्टर, जिनके रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड, मतलब टेररिस्ट, कोई ऐसी इंडियन पेनल की धारा नहीं बची है जो दर्ज नहीं, जिन पर राष्ट्र का तामील हो गई हो, जिन पर दंगे के सीरियस आरोप, उन अपराधियों की तुलना वो आज नाम ले रहे हैं संदीप का, नाम ले रहे हैं वो सुरेश राणा का, नंदकिशोर गुर्जर का। अरे भाई, ये सारे वो नाम हैं जो आपके दंगों के समय में पीड़ितों की आवाज बुलंद कर रहे हैं और आपने उन पर फर्जी मुकदमा लिखने का काम किया था। सरकार के द्वारा लिखे गए मुकदमे फर्जी मुकदमे होते हैं। आप किस तरह से आपने फर्जी मुकदमे लिखे थे? पीड़ितों की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे नहीं थे, वो सरकार के द्वारा थोपे गए मुकदमे। मैं 2-3 विनम्र निवेदन, कल बालिका दिवस और बालिका दिवस के दिन उन्होंने मनोज पारस को टिकट, मनोज पारस की क्या पहचान है? गैंग रेप के मामले में आरोपी रहे हैं, दुष्कर्म के आरोपी को टिकट देते हैं बालिका दिवस। एक इनके कल टिकट में मैं देख रहा था, नाम देख रहा था, महेंद्र सिंह झीनबाग, गोवा से उनका वीडियो वायरल हुआ था, गोवा में पकड़े गए थे रंगरेलिया मना। समाजवादी पार्टी की स्थिति में ना केवल गैंगस्टर्स है, ना केवल स्पीकर है, बलात्कारी भी है, दुष्कर्मी भी है, छेड़खानी करने वाले भी हैं। समाजवादी पार्टी की सूची में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, एक एक नाम आपके 3 नाम 4 नाम, अरे फेहरिस्त बहुत लंबी है। असलम चौधरी गिनाए, रफीक अंसारी गिनाए, ताहिर मंसूर गिनाए, किसको किसको गिनाए? समाजवादी पार्टी की पूरी सूची में जितने उम्मीदवार, सब पर कदमों की भरमार। और मैं राजीव जी के एक विश्लेषण से थोड़ा सा सहमति व्यक्त कर रहा हूँ। राजीव जी ने कहा कि उन्हें 36 मुस्लिम उम्मीदवार दिए और बाकी पिछड़े उम्मीदवार। मुस्लिम उम्मीदवार में बताया नहीं कितने अंसारी हैं, कितने कुरैशी हैं, कितने गद्दी हैं, कितने घोसी हैं, कितने पसमानदा हैं, कितने सिया हैं, कितने सुन्नी हैं, कितने वहाबी हैं, कितने बरेलवी हैं, कितने देवबंदी हैं। इसका भी विश्लेषण करना चाहिए। ये हिंदुओं को ही केवल जाति में बांट करके देखना और मुसलमानों को एक बार में बता देना कि 19% 20% मुसलमान है। अरे इन 20% मुसलमानों में कितने अगड़े मुसलमान हैं, कितने पिछड़े मुसलमान हैं, कितने शोषित मुसलमान हैं, इसकी साथ में रखनी चाहिए, उनका भी क्राइटेरिया बताना चाहिए। और सच्चाई ये है कि समाज पार्टी ने स्थापित कर दिया है कि उनकी आहट दिख रही है। समाजवादी पार्टी कैसे गुंडों को फिर वापस लाना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश इन माफियाओं, इन गुंडों को, इन हिस्ट्री सीटर्स और आजम खान को बता रहे वो शिक्षक मंदिर बन रहा है। मैं राजीव जी से जवाब, सतीश जी 1 मिनट आ रही हूँ। राजीव, आपके एक आंकड़े से राकेश त्रिपाठी जी खुश नहीं है। सतीश जी बस आ रही हूँ 1 मिनट में, राजीव का रुख कर रही हूँ। राजीव, जी अपना सवाल दोहराए। राकेश त्रिपाठी जी, आपने जो बात कही है मैं चाहती हूँ एक बार फिर से दोहरा दें, फिर मैं राजीव जी से जवाब ले लेती हूँ। आपत्ति थी आपको उनकी किसी बात पर? मैंने राजीव जी से, मैं बहुत निवेदन के साथ कह रहा हूँ, राजीव जी ने बताया किसकी सूची में कितने पिछड़े उम्मीदवार हैं। राजीव जी को यह भी साथ साथ बताना चाहिए कि 36 मुसलमान जो उम्मीदवार बताए हैं, इसमें कितने पसमानदा हैं, कितने अंसारी हैं, कितने कुरैशी हैं, कितने गद्दी हैं, कितने घोसी हैं, कितने सिया हैं, कितने सुन्नी हैं, कितने वहाबी हैं, कितने बरेलवी हैं, कितने देवबंदी हैं, कितने अलग अलग फिरकों के लोग हैं, इसको भी साथ साथ में बताना चाहिए। केवल हिंदुओं की जातियों को बताना कि यादव है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, गुर्जर है, जाट है, ये केवल हिंदुओं में जातियां क्यों बताते हैं भाई? ये जातियां मुसलमानों में नहीं है क्या? ये मुसलमानों को पूरा एकजुट 19% 20% बताना और हिंदुओं को टूटा हुआ बचा हुआ बताना, ये एक नैरेटिव करने का जो प्रयास किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूँ राजीव से।
कोई परसेप्शन, कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं हम। नहीं, मैं राजीव जी को कह रहा हूँ, खंडित कर सकते हैं, पांच पत्रकार को खंडित कर सकते हैं, उनमें क्षमता है। राजीव, मैं आती हूँ, लगता है आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए, वैसे तो ये जवाब ठीक है, बोलिए राजीव, बोलिए। विपनेश, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो लिस्ट के बारे में कहा, समाजवादी पार्टी के लिस्ट के बारे में, उसमें मैंने कहा कि 20% अगर आप देखें तो मुसलमानों को टिकट दिया गया है और 20% प्रतिनिधित्व है। MY समीकरण पर पुरानी सपा की तरह नई सपा ने भी भरोसा जताया है। अगर आप देखेंगी तो 1/3 टिकट सपा ने मुस्लिम यादव गठजोड़ को दिया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से आप देखें, उसका दूसरा पहलू ये है, बहुत सारे ऐसे दागदार चेहरे हैं निश्चित तौर पर जिन पर बहुत सारे आरोप है और समाजवादी पार्टी ने उन लोगों पर भरोसा जताया है। लेकिन ऐसा हर लिस्ट में है और भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है उसमें भी ऐसे चेहरे हैं, बसपा की जो लिस्ट आई है उसमें भी ऐसे चेहरे हैं। तो आमतौर पर जिनकी आप बात कर रहे हैं वो 4-4 बार, 5-5 बार, 9-9 बार के विधायक, 4 बार के मंत्री आजम खान है, 2 बार का नाहिद हसन भी विधायक है, अभी यंग आदमी है, उसके ऊपर आरोप भी है, वो विधायक भी है, 2 बार का विधायक है। सवाल इस बात का नहीं, अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि अब उसमें भी बरेलवी कौन है, वहाबी कौन है, देवबंदी कौन है, पसमादा समाज का कौन है, अंसारी कौन है, जुलाहा कौन है, अब ये बताए कि किस किस वर्ग के है। अरे सीधा सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उसके 403 विधायकों मुसलमानों के नाम कितने हैं, छोड़ो वहाबी, बरेलवी और देवबंदी, क्या इस देश में मुसलमान, इस देश के 20% मुसलमानों को कहीं उठा के फेंक सकते हैं? क्या आप इस देश के मुसलमान इस देश की मिट्टी में रचे बसे हुए हैं? जितना हमारा है उतना उन मुसलमानों का है, जितना हमारा जाने का हक है, जितना पढ़ने का हक है, जितना आप ही की सरकार में राकेश त्रिपाठी जी जो लाभार्थियों की सूची है, जो शौचालय पाने वालों की सूची है, जो अनाज पाने वालों की सूची है, जो मकान पाने वालों की सूची है, लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या मुसलमानों की है। योगी सरकार ने जो ये सुविधाएं दी है उसमें 1/3 से ज़्यादा, जो जितनी मुझे जानकारी है आंकड़ों के लिहाज से 1/3 से ज़्यादा लाभार्थी मुसलमान हैं। तो वो हिंदू और मुसलमान में ऐसे करके लिस्ट में, चुनाव में, वोट में तो हम देख सकते हैं। आप 403 में से 4 टिकट मुसलमान को न दीजिए, कोई 18-36 दे देता है और उसको मुसलमानों के वोट चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता नहीं वो कितना मददगार है या कितना उनका कितना उसका सोचने वाला है, लेकिन उसको 20% वो वोट बैंक दिखाई दे रहा है, इसलिए वो नुमाइंदगी उधर ज़्यादा दिखा रहा है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम 20% आबादी को 20% टिकट मिला है, तो उसको अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं तो आप भी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। आपके यहाँ मुसलमानों की लिस्ट कितनी है? उत्तर प्रदेश में 60 मंत्री हो सकते हैं, आपके 60 के मंत्री परिषद में मुसलमान कितने हैं? तो ये सवाल आप पे भी उठाया जा सकता है और इन पर भी उठाया जा सकता है। मेरा काम तो दोनों तरफ का आईना दिखाना है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने फिर पुरानी सपा को ही नई सपा कह करके पुरानी शराब नई बोतल में परोस दी है। पता नहीं समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। मैं दोनों मेहमानों का रुख करूंगी और राकेश जी, लगता है आपको जवाब मिल भी गया होगा। आती हूं दोबारा आपके पास। सतीश जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। सतीश जी, ये तय है कि जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो गुंडा प्रवृत्ति के हैं, जो बाहुबली हैं, उनके बिना पार्टियों का गुजारा नहीं है, किसी भी पार्टी का। जानते हैं कि वैसे नहीं तो डर से तो वोट मिल ही जाएगा, वो सीट पक्की हो जाएगी। नहीं, देखिए विपनेश जी, 2017 में जो अपराध है ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा, और बीजेपी इस वायदे के साथ जो है सरकार में आई कि अगर हमारी सरकार आप बनाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर 43% बीजेपी के जो विधायक हैं उन पर विभिन्न मामलों में, गंभीर धाराओं में कहीं ना कहीं आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और 27% जो बीजेपी के विधायक हैं उन पे हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी का यह दावा कि फला पार्टी के अंदर अपराधी हैं और हम अपराध मुक्त हैं। और एक बात और, जाते जाते अभी 3 महीने पहले हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश की ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए थी। 29,000 आपराधिक मुकदमे बीजेपी अपने नेताओं के ऊपर से, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर से विधानसभा में
बैठक बुला करके उनको खत्म करना चाहती थी। हाई कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी दी कि कोई भी राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार बिना हाई कोर्ट के संज्ञान के किसी भी अपराधी व्यक्ति से आपराधिक मुकदमे वापस नहीं ले सकती। देखिए, आपने वादा किया था कि हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे। बीएसपी ने क्या किया, मैं ये जानना चाह रही हूँ सतीश जी, बीएसपी ने क्या किया जब बीजेपी ने नारा बुलंद कर दिया कि गुंडे, बाहुबली, अपराधियों के उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, तो इस बार मायावती ने थोड़ा सा बदलाव कर दिया कि हम भी अब गुंडे अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं है। उससे पहले क्या? नहीं, देखिए विप्लेश जी, सुनिए 2007 से लेकर के 2012 के बीच में देखिए बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि वो आपराधिक जब आंकड़े पेश करते हैं तो वो जानबूझ करके सपा के आंकड़े इसलिए पेश करते हैं कि 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जो उत्तर प्रदेश का जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ, आपराधिक मामले बढ़े। बीजेपी जानबूझ करके बहुजन समाज पार्टी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहती कि पिछले 20-25 साल की अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखेंगे, 2007 से लेकर के 2012 के बीच में बहुजन समाज पार्टी ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश किया, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश किया। अगर बीजेपी के बहुजन समाज पार्टी के विधायक के एमपी के ऊपर मात्र आरोप, एक बात कुछ कहना चाह रहे हैं राजीव, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा सतीश जी। राजीव, एक बात ऐड करना चाह रहे हो आपकी बात पर। मैं विपनेश जी विपनेश मैं हमेशा ये कहता हूं सारे राजनीतिक दलों के बारे में। सतीश प्रकाश जी बहुत दावा कर रहे हैं 2007 से 12 जब बसपा की सरकार थी, और मैं उनको बताता हूं कि जब बसपा की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी, उस समय 2007 में नारा दिया था बसपा ने, क्या? चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। और मुख्यमंत्री रहते हुए 2009 के लोकसभा चुनाव में जेल में बंद उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबली और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई से 2009 के चुनाव से पहले मायावती ने मुलाकात की, और सिर्फ मुलाकात न की, दोनों भाइयों को बसपा में शामिल कराया। और इतना ही नहीं, काशी से यानी वाराणसी से मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मुख्तार अंसारी को हाथी चुनाव चिन्ह से 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए बसपा चुनाव चिन्ह पर मुख्तार अंसारी को मायावती ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया है, और ये इतिहास में दर्ज है। मैं फैक्ट आपको याद दिला रहा हूं। अभी पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में 3 बार जेल में बंद रहकर चुनाव जीतने वाले मुख्तार अंसारी को हाथी पर किसने चढ़ाया? मायावती ने चढ़ाया। हाथी के चुनाव चिन्ह पर वही विधायक बनकर के आए। अभी जब चुनाव की घोषणा होनी थी 1.5 महीने पहले उनको बसपा से निकालने का काम मायावती ने किया। जब आज भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अफजाल अंसारी गाजीपुर से विधायक है, मुख्तार अंसारी के भाई हैं, दोनों में किस तरह का रिश्ता है? आप जैसे दूध से पानी को अलग नहीं कर सकते, वैसे मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को अलग नहीं कर सकते। अपनी सहूलियत के हिसाब से सीट निकालने के लिए आप किसी को हाथी पर चढ़ा लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है, दूसरा चढ़ा लेता है तो वो गुंडा हो जाता है। मैं रोज ये बात कहता हूं कि ये 2 मापदंड, 2 मानदंड नहीं चल सकते, लेकिन सियासी दल ऐसा करते रहते हैं। आज घोसी का इनका बसपा का एमपी, उसके ऊपर कितने गंभीर और संगीन आरोप है। ये उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का दुर्भाग्य है कि उसका सांसद, बसपा का सांसद जब से शपथ लिया तब से संसद में नहीं गया, उसके बाद वो जेल में है। बसपा का विधायक जब से विधायक बना तब से वो जेल में है। उस जिले के लोगों ने बसपा को टिकट, बसपा के उम्मीदवारों को जिताया, उसका सिला ये मिला कि विधायक और सांसद पिछले 5 वर्षों से जब से चुने गए तब से जेल में। ये बसपा ने किया है अपराधीकरण के खिलाफ। सतीश जी, आपको जवाब मिल गया होगा। मैं दोबारा आती हूँ। डॉक्टर अजीज खान, एक दूसरे पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बीजेपी पर उठाएं, बीजेपी आप पर उठाए, बीएसपी आप पर उठाए, अभी आप बीएसपी पर उठाएं, एक ही थाली के सभी चट्टे बट्टे इस पे नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, आपकी लिस्ट में यही नाम क्यों घूमते रहते हैं? नाहिद हसन, आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान, इन पर बवाल हुआ है। आप कुछ नया भी तो कर सकते थे। देखिए विपनेश जी, ये आप भी जानती हैं, राजीव भाई भी जानते हैं और बीजेपी भी जानती है कि आजम खान साहब के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए और राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमे लगाए गए, जो नाहिद हसन के ऊपर मुकदमे लगाए गए वो राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमे लगाए गए। आज आप देखिए कि जब वो टिकट का नामांकन कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर वारंट जारी करा दिया गया। कहने का मकसद सिर्फ यह कि बीजेपी
बीजेपी जो है वो आज इसके पास रिकॉर्ड नहीं है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। हमारे पास ना कोई अपराधी है ना आपराधी को उसके बाद नेचुरल मुकदमा। अरे जब आप नई सपा की बात कर रहे हैं तो इनसे आप किनारा भी कर सकते थे, इससे बचा भी जा सकता था। अरे भाई कैसे आजम खान साहब माफ कीजिएगा, डॉक्टर अजीज खान से बचा जा सकता था। और यही सवाल मेरा राकेश त्रिपाठी जी से, जवाब नहीं है मुझे पता है, आप वही घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान रुकिए, राकेश त्रिपाठी जी यही सवाल मेरा आपसे जल्दी से जवाब दीजिएगा, वक्त की कमी है, कि आप भी तो बच सकते थे। संगीत सोम जैसे आपकी पार्टी में भी चेहरे हैं, ऐसे कई नाम हैं, आप भी बच सकते थे इससे, लेकिन आपने भी नहीं किया, उनको फिर दे दिया टिकट कि वैसे नहीं तो डर से तो जनता उनको जिता ही देगी इलाके में। विप्रेश जी, मैं उदाहरण बता देता हूं संगीत सोम में और आजम खान में कैसे अंतर। संगीत सोम को मुजफ्फरनगर दंगे के आरोप में समाजवादी पार्टी की सरकार ने बंद किया था रासुका का भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रासुका को खारिज किया और कहा ये पॉलिटिकल मोटिवेशन से उनको बेल ग्रांट कर दी, वो छूट करके बाहर आ गए। लेकिन आजम खान आज 3-4 साल से जेल के भीतर क्यों है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सारी ऊपर आपने राजनीतिक साजिश के तहत अपने अधिकारियों को लगा दिया। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, तमाम मुकदमे दर्ज करके सैकड़ों मुकदमों की फहरिस्त तैयार कर दी। आप ये कह रहे हैं कि छूट क्यों नहीं रहे? अरे भाई जाहिर सी बात है, लंबी फहरिस्त आपने बनाई, उसमें कई अधिकारियों को आपने सम्मानित किया, कई अधिकारियों को आपने सम्मानित किया। अधिकारी खासतौर से लगाए गए, प्रताड़ित करने के लिए अधिकारी लगाए गए, प्रताड़ित करने के लिए अधिकारी लगाए गए, तमाम मुकदमे फर्जी दर्ज कराए गए। राकेश जी, अजीज खान साहब और सतीश जी, और दुर्भाग्य की बात है कि टीवी पे बैठकर, चलिए ठीक है आपकी जिम्मेदारी है, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं अपने अपने उम्मीदवारों को, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है। लेकिन यही एक सवाल हर बार खड़ा हो जाता है कि पार्टियों का गुजारा नहीं है इन बाहुबलियों के बिना, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, पार्टियां उनसे बच सकती हैं, लेकिन नहीं। देखिए कुछ तो जेल में है लेकिन वो मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की अब जनता को तय करना है कि उनको टिकट किन को देने हैं। नमस्कार, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।